मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पेरिस ओलंपिक में जाकर के इंडिया के लिए मेडल लेकर के आए। खुद तो प्राउड फील करा भी, बाकी पूरी दुनिया को भी कराया। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अंश भाई, थैंक यू। आपने जो कहावत जो लाइनें कही हैं उसमें मैं कुछ, जब मैं ऐसे अपने उस टाइम पे था तो मैंने इसमें थोड़ा ऐड करा था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, टीम में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी ऊपर पहचान होती है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत आई थी आगे चल करके यहाँ तक पहुँचने में? वहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है वो कहीं ना कहीं ऐसे फेवर करते हैं जो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि सर जो है पेरिस में सिल्वर मेडल जीत करके आए हैं। ये सिल्वर मेडल मैं तो चाहूँगा कि सर आप एक बार हमें पहन के दिखाएं, क्योंकि ये शोभा आपके गले में ही देगा ये डेस्क पे रखने की बजाय। हाँ, और जो आपने बताया वो सही बात है। ये मेरा एल्बो से एम्प्यूटेशन है, ये आर्टिफिशियल आर्म है। ओलंपिक्स में कैसे पहुंचते? पेरिस से दिल्ली फ्लाइट से आए और भाया कैब इधर पहुंचे। उस टीम को सपोर्ट करता हूँ। एक को तो करना पड़ेगा ना, अगर आरसीबी वर्सेस मुंबई हो रहा है तो फिर किसको? मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो हार रही है। प्राइम मिनिस्टर से भी मिले आप, वो मूवमेंट क्या था? हेड ऑफ द स्टेट को मिलने के लिए बड़ा मुश्किल सा रहता है, ऐसे नहीं कि जनरली जाए मिल जाए ये सब चीज़ें। और उनका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस तरीके से नहीं है। कभी ऐसा नहीं लगता था कि आज जब एक हाथ नहीं है तब मैंने ये अचीवमेंट कर ली, दोनों होते तो आज और कुछ होता? मेरे ही साथ क्यों यार, सब तो बढ़िया था, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जबकि मैं तो उस बंदे की हेल्प कर रहा था, तो मेरे ही साथ चीज़ें क्यों हो गई? मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसी आपने शायरियाँ और कविताएं बहुत सुनी होंगी, फेसबुक पे भी, सुबह सुबह व्हाट्सएप स्टेटस पे भी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये शायरी जी है। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपना एक हाथ गंवाया। हाथ गंवाने के बाद पूरी जिंदगी बैठे नहीं रहे, सिर्फ जाकर के ऐसा कुछ मतलब परेशान नहीं हुए, बैठे नहीं रहे, पेरिस ओलंपिक में जाकर के इंडिया के लिए मेडल लेकर के आए। खुद तो प्राउड फील करा भी, बाकी पूरी दुनिया को भी कराया। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अंश भाई, थैंक यू। आपने जो कहावत जो लाइनें कही हैं उसमें मैं कुछ, जब मैं ऐसे अपने उस टाइम पे था तो मैंने इसमें थोड़ा ऐड करा था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, टीम में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी ऊपर पहचान होती है। ये तो एक दौर था ये स्पोर्ट्स में, जबकि बहुत ज़्यादा वो चलती थी चीज़ें। अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो थैंक यू कि ये इस तरीके से वातावरण डेवलप हो रहा है। एंड थैंक यू आपका वेलकम करने के लिए इन सब लाइन्स के लिए। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत आई थी आगे चल करके यहाँ तक पहुँचने में? क्या कहीं ऐसा कुछ सामना करना पड़ा था कि जहाँ पे आपको लगा कि पहचान ज़रूरी है आपके ऊपर तक आगे बढ़ने के लिए? स्टार्टिंग फेज़ में रहता है ऐसे एथलीट के साथ, जब 50-50 वाली चीज़ें रहती हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट या कोई छोटा-मोटा टूर्नामेंट खेल रहा है, या जब स्ट्रगल फेज़ रहता है एक एथलीट का। स्ट्रगल इन द सेंस कि वो शुरुआत कर रहा है अपने स्पोर्ट्स की। हाईली मोटिवेटेड नहीं रहता है उस टाइम पे एथलीट, उतना कंसंट्रेटेड नहीं रहता है। उसका डाइवर्जन थोड़ा-सा, उसे ऐसी चीज़ें फेस करें तो डाइवर्ट हो जाता है। समझ रहे? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करें, मैं कोई एक बच्चा ने खेलना शुरू किया कोई स्पोर्ट्स, उसने महीने 2 महीने खेला, जो भी 6 महीने 1 साल खेला, अब वो ट्राई कर रहा है कि मुझे इस कॉम्पिटिशन को खेलना है। वहाँ पे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली टफ कॉम्पिटिशन रहता है सभी बच्चों में आपस में, और वहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, वो कहीं न कहीं ऐसे फ़ेवर करते हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके बेस पे, जिनकी पहचान होती है वो टीम में, उनमें आइडेंटिफ़ाई कर पाना वो बहुत छोटा-छोटा डिफ़रेंस रहता है। इन द सेंस कि ये भी अच्छा खेल रहा है, ये भी अच्छा खेल रहा है। अब जाने अगर कोई टीम की बात करें, 5 की या 8 की या 10 की 15 की टीम है, मैक्सिमम 20 एथलीट जाएँगे, हैं उसमें 50 के आस-पास। तो कभी-कभी ये चीज़ें होती हैं, और इनिशियल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है? इंटरनेशनल पे या टॉप लेवल पे तो बहुत ना के बराबर रहती हैं चीज़ें। अभी आप क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल ले लो,
तो थोड़ा बहुत है वो एक चीज़ है, बट उसमें पूरा नेशन आ जाता है, देश के लोग जुड़ जाते हैं उसमें, वो वर्ल्ड वाइड चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अगर परफ़ॉर्म नहीं करोगे, आप इवन अभी अभी का जो दौर है स्पोर्ट्स का, आप भले ही एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड से फैमिली बैकग्राउंड हो आपका, स्पोर्ट्स में कोई भी चीज़ें हों, अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे, एक बार आपको मौका मिल जाएगा, दोबारा बाहर हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और कंटिन्यू हार्ड वर्क भी आपको टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहे हो तभी रहोगे, नहीं तो बाहर हो जाओगे। इतना वो सब चीज़ें नहीं है, बट इनिशियल फेज में बहुत रहता है स्ट्रगल एथलीट के साथ, जो यंग स्टूडेंट्स रहते हैं। इनिशियल आपकी बात करें, अभी जो हाल ही में आपकी अचीवमेंट है, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट, जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स में, यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या थी सफ़र, क्या था स्टोरी पूरी इसके पीछे की? यहाँ तक पेरिस से दिल्ली फ्लाइट से आए, वाया कैब इधर पहुँचे। काफ़ी टफ सफ़र था, उतार-चढ़ाव थे और कई बार चीज़ें फ़ेवर में नहीं रहती हैं, लगता है छोड़ देना चाहिए, या और भी कई स्ट्रगल रहते हैं एथलीट के साथ। मेनली पैरा एथलीट के साथ तो अ, अलग तरीके से डील करना रहता है एथलीट को, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, डेली लाइफ़ को, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट कुछ करने का अगर जज़्बा है, तो ये सब चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। जितने भी रीज़न्स हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए, या बस गिव अप वाली कंडीशन बहुत छोटी पड़ जाती है अगर आप इंटरनली अंदर से चाह रहे हो। तो वही सब चीज़ें थी शायद कि मुझे मेडल जीत के लाना है, और इस चक्कर से चीज़ें बनती गईं, आज सिल्वर मेडल लेके। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि सर जो हैं पेरिस में सिल्वर मेडल जीत करके आए हैं। ये सिल्वर मेडल मैं तो चाहूँगा कि सर आप अब एक बार हमें पहन के दिखाइए, क्योंकि ये शोभा आपके गले में ही देगा, ये थैंक यू। डेस्क पे रखने की बजाय। और इस मेडल के पीछे एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी हमें आपको बतानी चाहिए। हिस्ट्री ये है कि सर का एक हाथ नहीं है, और वो हाथ क्यों नहीं है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि सर ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना एक हाथ गँवाया था, तो वो सर ही बताएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, और जो आपने बताया वो सही बात है। ये मेरा एल्बो से एम्पुटेशन है, ये आर्टिफ़िशियल आर्म है, और एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गया था। मैं डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगा, एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, और मैंने 1-2 इंटरव्यू में उसको बोला है, पूरा एक्सप्लेन किया है, तो बार-बार करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। एक फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें से एक मेरा बंदा साथ का ही जूनियर नीचे पानी-वानी के लिए गया, वापस आया तो वो चढ़ रहा था, उसमें स्लिप कर गया, मैं उसको हेल्प कर रहा था। उसी टाइम मैं और वो दोनों ही गिर पड़े उसमें, मैं अंदर चला गया, तो ये यहाँ तुरंत ऑन ट्रेन से। स्पॉट अलग हो गया था, और फिर काफ़ी स्ट्रगल रहा, ट्रीटमेंट चला, बहुत सारा मतलब कई बार ऐसी कंडीशन आई 50-50 की, बचेंगे, नहीं बचेंगे, तो वो सब बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, सब ऑब्वियसली ऐसे फेज़ में। और भगवान से यही यही दुआ करूँगा कि ऐसा फेज़ किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हो। यही कर सकते हैं, बट डेस्टिनी है, वो होके रहेगी, आप कुछ भी कर लो उसमें, वो चीज़ें चलती रहती हैं ऐसे। बट इन परिस्थितियों से कैसे आप कमबैक कर रहे हो, कितनी स्ट्रांगली आप बाहर निकल के आ रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपकी सराउंडिंग्स, आपसे जुड़े लोग, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, जो भी आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी फैमिली ने और मेरा जो पीयर ग्रुप, फ्रेंड सर्कल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं। तो इन्होंने बहुत मदद की मुझे इससे कमबैक बाहर निकलने के लिए। वो और दोस्त जो जिसके लिए वो अच्छा है, बढ़िया है, उसको कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे। अभी वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईजीआई कॉलेज में एज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा है, और अच्छी बातचीत होती है, हम लोग भाई की तरह हैं।
आज मिलते वही हैं। आपकी इस अचीवमेंट को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी मैं मेडल जीत के आता हूँ, तो वो पूरी टीम हमें वहीं एयरपोर्ट पे खड़ी मिलती है स्वागत के लिए। अच्छा लगता है। इस फेज़ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको भी हुँ। कठिन डिफ़िकल्ट टाइम था, इससे आगे बढ़ते हैं। आपने जेवलिन कैसे चूज़ करा? जेवलिन थ्रो ही गेम क्यों चूज़ करा? क्योंकि सर जेवलिन थ्रो बहुत कॉमन गेम तो नहीं है इंडिया में, जैसे कि अब भले ही लोग इतना जान रहे हैं, अब लोग भले ही उसको पहचान रहे हैं, पर एक टाइम तो रहा होगा कि जेवलिन कैसे? बिल्कुल। अभी जो जेवलिन का क्रेज़ है, इसका क्रेडिट पूरा नीरज चोपड़ा को जाता है, ऑब्वियसली। उससे पहले भी जेवलिन में जैसे पैरा में मेडल आए थे, देवेंद्र झांझरिया भाई साहब हैं, जो अभी पैरालंपिक कमेटी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने 2004 में पैरा ही में मेडल दिया था, फिर उन्होंने 16 में दिया और 21 में दिया। तो लोग उतना नहीं जानते थे। जो नीरज चोपड़ा ने जब मेडल जीता, उसके बाद जो जेवलिन ट्रेंडिंग बन गया है, हर एथलीट करना चाहता है जेवलिन, जो एथलेटिक्स में या फिर जो भी नया एथलीट है, स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है उसको, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बात करें आप, तो मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीपीएड किया है, जो कि फिजिकल टीचर की एक एलिजिबिलिटी रहती है, बीपीएड, एमपीएड, और नेट पीएचडी मेरा फिजिकल एजुकेशन में मैंने किया हुआ है। तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, मैंने एलएनआईपी ग्वालियर से किया है ये। तो सारी चीज़ें ये मेरे स्पोर्ट्स सिलेबस का पार्ट हुआ करते थे। 2017 में जब एक्सीडेंट हो गया, चीज़ें बदल गईं, तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान ने एक मौका दिया है, इस मौका को खाली नहीं जाने देना चाहिए। उस टाइम मैंने पूरा एक मतलब पढ़ाई-लिखाई थी, रिसर्च बैकग्राउंड से था। मैंने डिसाइड किया कौन-सा खेल खेला जाए जिसमें संभावना है मेडल की। जेवलिन, डिस्कस, रनिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब, बास्केटबॉल, सारे गेम बेसिकली मुझे आते हैं। जेवलिन भी करते थे पहले। तो फिर मैंने देखा जेवलिन में अच्छी पॉसिबिलिटी है मेडल ये लाने के। 2017 के बाद। 17 के बाद, हाँ। और पहले मेडल भी आए हुए हैं। एथलेटिक्स में ये कैटेगरी ज़्यादा है पैरा की। कैटेगरी अगर एक्सप्लेन करें पैरा की, जैसे अगर रेसलिंग, बॉक्सिंग या कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखते हो, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी रहता है, 50 केजी, 60 केजी, हम जनरली बता रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहती हैं उसमें। अलग-अलग वेट वाइज़ कैटेगरी रहती हैं। ऐसे ही पैरा में है, एथलेटिक्स में या कोई भी इवेंट, उनकी जो डिसेबिलिटी है, जैसे जो एम्पुटेशन या जो इंजरी है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, स्पाइनल, उन्हीं कैटेगरी के लोग आपके साथ कॉम्पिटिट करेंगे। तो मेरी ये अपर लिम्ब डेफिशिएंसी कैटेगरी F46 है। तो इसमें मैंने जेवलिन जब चूज़ करा, तो मुझे चीज़ें काफ़ी मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ, शायद ये बेहतर रहेगा अगर इस पे काम करेंगे। फिर एक डॉक्टर बीके डबास प्रोफ़ेसर थे मेरे कॉलेज में, जो उन्होंने मुझे, जब मैं कॉलेज गया था ग्वालियर 2010 में, उन्होंने पढ़ाया भी मुझे वहाँ पे। तो वो पहले से स्विमिंग के साथ और दूसरे स्पोर्ट्स के साथ पैरालंपिक कमेटी इंडिया से पहले से जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत गाइडेंस दी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें रहेंगी। तो वहाँ से एक बूस्ट मिला। एक्सीडेंट के बाद मैं बड़ा वैसे था कि क्यों हो गया मेरे साथ, बढ़िया लाइफ चल रही थी। मैं एक प्रोजेक्ट में एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा था। 25-30 हज़ार रुपये मिलते थे उस टाइम पे, और आई थिंक वो इनफ थे हमारे लिए। अपनी बैचलर लाइफ, जितने खाए पिए, घर पे थोड़े भेज दिए, बढ़िया सब चल रहा। एक्सीडेंट से रिकवरी की, तो वो रहती हैं चीज़ें माइंड में, चलते रहते सवाल, मेरे ही साथ क्यों यार, सब तो बढ़िया था, मैंने ऐसा क्या कर दिया, जबकि मैं तो उस बंदे की हेल्प कर रहा था, तो मेरे ही साथ चीज़ें क्यों हो गई। काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरीके के थॉट से गुजरता रहा। फिर 3-4 महीने बाद करीब एक नेशनल हुआ पैरा का, तो डबास सर मुझे वहाँ दिखाने खिलाने के लिए ले गए, बोले आप देख पार्टिसिपेट कर लेना, तो वहाँ देखने चलो पहले। जब मैं वहाँ देख गया, मैंने देखा, अरे भाई, अलग ही अलग लेवल की डिसेबिलिटी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। किसी के दोनों हाथ नहीं, किसी के
ये दोनों हाथ एक पैर नहीं, कोई व्हील चेयर पे, कोई अलग तरीके से, कोई अलग तरीके से। वहाँ से मुझे एक पॉजिटिविटी आई कि मेरा तो सब फिट है यार, ये मैं अपना ये लगा लेता तो कोई पहचान नहीं पाता है कि मेरा हाथ नहीं है। तो वो पॉजिटिविटी फिर मैंने अब मुझे इस लाइफ को सही तरीके से मतलब कुछ करना है, ऐसे टाइम पास करके ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कह सकते हैं। और 2017 से पहले कोई स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे थे, मतलब ऐसे? हाँ, मेरा एथलेटिक्स में मैं वहाँ पे मेरे कॉलेज में स्पेशलाइजेशन देते हैं, तो मैं एथलेटिक्स में स्पेशलाइज्ड हूँ। जेवलिन करता था और डिस्कस भी करता था, 17 से रनिंग भी पहले? करते थे। हाँ, 400 मीटर। तो इस तरीके से एज ए कैरियर मैंने नहीं कि मैं स्पोर्ट्स में ही कैरियर बनाना है। मुझे पता था कि शौक ये, के लिए? हाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, स्टेट, नेशनल या किसी लेवल पे खेल ली यूनिवर्सिटी लेवल पे, और मुझे आगे चल के जॉब कोई टीचिंग वाले सेक्टर में, प्रोफेशन में, टीचिंग में या फिर कोचिंग वोचिंग में या कोई इस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये ऐसे चल रही थी लाइफ। जेवलिन सर कॉमन है, मतलब ऐसा स्पोर्ट्स में भी जब आप स्टेडियम में जाते होंगे तो क्या आपको जेवलिन के प्लेयर्स और मिलते थे कि जिनके साथ आप कॉम्पिटिट करते? जेवलिन का कोच मिलता था आपको, या जेवलिन के लिए जो आपको इक्विपमेंट्स चाहिए क्या वो मिलते थे? इतना आसान तो नहीं है ये सारी चीज़ें, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट मेरा कॉलेज वो फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का ही कॉलेज है, जो टीचर बनाता है वहाँ से फिज़िकल एजुकेशन के। तो उनके पास जेवलिन और काफ़ी अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट्स पहले के रखे हुए थे, तो मैं वो यूज़ करता रहता था। चाहे वो डिस्कस हो या जेवलिन हो, हैमर, शॉट पुट जो भी, तो हमें वहाँ यूज़ करने के लिए मिल जाते थे। तो बट उनकी वैल्यू तब नहीं समझता था, फेंक दिया कहीं भी, वो पड़ा। आगे ग्राउंड नहीं देखा कैसा गीला है या मतलब सॉफ्ट टाइप से या हार्ड है, फेंक दिया, 2 टप्पे लगे, उल्टा हुआ है, 2 टुकड़ों में हो गया। प्रॉपर तो ट्रेनिंग अरे कहाँ से मिली? उठाया, जब रख दिया जाके। बट अभी आके देखा कि नहीं, थोड़ा इस प्रोफेशनलिज्म भी आया है और चीज़ों को वैल्यू करना आया है। और बाकी अब जेवलिन बहुत कॉस्टली, अराउंड 120 से 1.5 लाख के आसपास में आता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जेवलिन। प्लस भी चला जाता है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से मिली ओलंपिक लेवल की? फिर मैं कॉलेज में, मैंने पीएचडी मेरी चल रही थी, बीच-बीच में अपना वो रिसर्च वर्क करता रहता था। और फिर मैंने एक, मेरे अभी कोच हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जेएनयू में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो उनके साथ में ट्रेनिंग लिया मैंने। बीच-बीच में कई और कोचेज़ चेंज किए, अभी उनके साथ में कंटिन्यू हूँ। कभी कैंप में कोई दूसरा कोच आ गया, उनके साथ ऐसे-ऐसे चलती रही चीज़ें। बट पेरिस से पहले मैं जर्मनी में था 4-5 महीने से। वहाँ पे एक बर्नर डैनियल करके कोच हैं, उनके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था। एक टाइम पे 2017 के आसपास, 1 ईयर के आसपास, नीरज चोपड़ा ने भी उनसे ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छे कोच हैं, काफ़ी वर्ल्ड लेवल के उन्होंने रिजल्ट्स दिए हुए हैं। तो वहीं ट्रेनिंग ले रहा था वो, जर्मनी ऑफनबर्ग में है ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, एक सवाल और था, ओलंपिक्स में कैसे पहुंचते? ओलंपिक्स में पहुंचने की क्या प्रोसीजर है कि अगर आपको ओलंपिक्स में खेलना है तो? ओलंपिक, अगर मैं अपना थोड़ा टेक्निकल चीज़ें बताऊं, तो 1-2 दिन या 1-2 साल, 4 साल की प्रोसेस नहीं है ये। आप सोचो कि मैं अभी से खेलना शुरू करूं, अगले 4 साल में, 8 साल में मेडल दे दूं, इम्पॉसिबल। 4 साल में या 8 साल में बहुत मेहनत करोगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मेडल के क्लोज भी पहुंच सकते हो। अगर ओलंपिक चैंपियन बनना है आपको, 8 से 10-12 साल का आपका जो टाइम है, और रेगुलर ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं जर्मनी में था, मैं देख रहा था उनकी सारी एक्टिविटीज़। वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे 7-8 साल के, 3rd-4th जैसे उनका स्टैंडर्ड होगा, क्लासेस में होंगे इसी टाइप से, उनकी स्पोर्ट्स की क्लास लगती थी। और स्पोर्ट्स की जो क्लास लगती थी, वो इस तरीके से थी
कि हमारे यहाँ का जो बच्चा 12-15 साल पे जाके वो चीज़ें सीखता है, वो टेक्निक वगैरह सीखता है, वो 7-8 साल पे वो टेक्निक सीखे हुए थे। इतना बड़ा बच्चा इतनी इतनी जंप कर दे रहा है फॉस्फेरी फ्लॉप से। और जो जेवलिन भी करते थे, जेवलिन उनका इक्विपमेंट ऐसे छोटा-सा, उसमें कहीं वो शार्प नेल नहीं, रबड़ लगी दोनों साइड, पूरा जेवलिन का फ़ील दे रहा है, उसको थ्रो करते थे वो। टेक्निकली पूरा उनको बताया जाता था कि ऐसे जाके ये इम्पल्स लेना है और ये इसके बाद ऐसे थ्रो करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारे मतलब करिकुलम से या हमारे जो विज़न है स्पोर्ट्स को लेकर के वो कहीं दिखती ही नहीं है। 4-5 या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेते हैं, उसमें कुछ सेलेक्टेड एथलीट हैं, एक टाइम के बाद जाके उसमें से मैक्सिमम इंजर्ड हो जाते, कुछ का इंटरेस्ट खत्म हो जाता। पहुँचते-पहुँचते 1-2 बचते हैं, हम उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं शायद ये मेडल देंगे। वहाँ पे जाके उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि शायद फिर वहाँ जहाँ से शुरू करा वहीं फिर पहुँच जाते। स्पोर्ट्स को लेकर के पॉलिसीज़ बन रही हैं, चीज़ें शायद अवेयरनेस भी बढ़ रही है, बट अभी और टाइम लगेगा, जो एक सुपर पावर स्पोर्ट्स नेशन बनने में। और कौन-सा क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट मुझे देखना बहुत पसंद है, मैं एक टाइम पे खेलता भी था, अभी भी खेलता हूँ मैं फास्ट बॉल मतलब करता था, अब वो फास्ट तो नहीं बट ठीक थी मेरी स्पीड उसकी बॉल की, वो मुझे कहीं न कहीं हेल्प की। जब गाँव में था ऐसे जब रहता था तो क्रिकेट ही एक ऑप्शन था। बाकी स्पोर्ट्स तो कहाँ गाँव में, क्रिकेट हाँ, बल्ला लिया चल दिए। तो फिर कौन से गुट गए? कोहली गुट गए या फिर रोहित शर्मा? ऐसा गुट नहीं, मैं उस टीम को सपोर्ट एक करता को हूँ। एक को तो करना पड़ेगा ना, अगर नहीं, आरसीबी वर्सेस मुंबई हो रहा है तो फिर किसको? मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो हार रही है टीम। अगर हारने वाली जीतने लग जाए तो फिर दूसरी वाली को आईपीएल वगैरह देखता हूँ। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर में तो जो माइंडसेट है एज़ ए एथलीट में विराट कोहली का बहुत पसंद करता तो फिर हूँ। कोहली कोहली को भी सब। बट बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल और ये सब हमें रोहित शर्मा का पसंद है। सदा आपने दोनों बता दिए दोनों। और नहीं और जो फिर धोनी? सब धोनी धोनी का तो रह गए। जो प्लान है, गेम प्लान धोनी वाला पसंद है मुझे। खामोश रहो, धीरे से अपना अंदर ही अंदर करते रहो चीज़ें, जब सही टाइम आए एकदम दुडूम। कभी ऐसा नहीं लगता था कि आज जब एक हाथ नहीं है तब मैंने ये अचीवमेंट कर ली, दोनों होते तो आज और कुछ होती? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों होते तो हो सकता है ऐसे ही, आप लोगों की तरह हम यहीं बैठा होता है मतलब हाँ, अपना कहीं ऐसे जॉब वॉब कर रहा होता, 9 to ज़रूरी 5 नहीं में है। कहाँ से होता है? हाँ, बट ये है जो एक्सीडेंट के बाद मैंने चीज़ें मतलब जो रियल स्ट्रगल था या जो माइंडसेट डेवलप हुआ है, ये चीज़ें अगर मुझे पहले मिल जाती, इस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस, चीज़ों को सेलेक्ट करना या उसमें लगे रहना या वो सारी चीज़ें, वो गाइडेंस पहले मिल जाती, तो शायद कुछ और ही होता स्टेटस। ऐसा भी नहीं कि इससे बेहतर या कुछ और, ऐसा कहना मुश्किल है खुद बट को हाँ, मोटिवेट कैसे रखते हैं? मोटिवेट तो है सर आप, कमी कहीं से नहीं है मोटिवेशन की, कुछ तो होगा जो पीछे राज है इसका, इस मुस्कान के पीछे का। मोटिवेशन की अगर थोड़ा-सा मैं बताऊँ अपने हिसाब से, तो हर एथलीट में आपके अंदर भी हमें कुछ बड़ा करना है। जितने भी यहाँ पे सभी लोग हमें कुछ बड़ा करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता ही नहीं है। और आदमी सोचता है 100 कदम, चलता है 1 कदम, समझ रहे? वही ख़्याली पुलाव बनाता रहेगा और सुबह उठते ही या ऐसे करके सब जैसे लाइफ़ चल रही रात को वैसे, आती है, सुबह चली जाती है सुबह चली मोटिवेशन। जाती है। मैक्सिमम लोगों की यही चीज़ें रहती हैं। और जो सोच रहा है और बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है उन सब चीज़ों के लिए, एक थोड़ा-सा कनेक्शन है माइंड और बॉडी का। जो वो कनेक्शन समझ गया, वो ही इतिहास रचते घूम रहे हैं। बाकी सब तो आपने समझ लिया है। हाँ, शायद अब तो थोड़ा रच बहुत दिया है समझ सर में आएगा। इतिहास। हाँ, ये है बट ओलंपिक मेडल ही मेरी लाइफ़ का अब नहीं है कि बस ये जीत लिया ऐसे करके। मैंने बहुत अपनी सर घर पे चीज़ें जब दिखाया था मेडल, क्या क्या वो मूवमेंट था? मेडल घर पे दिखाया था कि ये मैं
इस मेडल को लेके गया था तो ऐसे वो वेलकम प्लान किया हुआ था, तो ऐसे रोड शो टाइप से था, ऐसे उधर फिनिश होके भीड़ भाड़ इटावा। थी। हाँ, हम्म, काफ़ी लोग थे, भीड़ भाड़ थी, वो सारी चीज़ें, काफ़ी मज़ा आया। और मैंने इटावा में इस तरीके से फर्स्ट टाइम था सेलिब्रेशन। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो कई बार हुआ था, तो एडवर्टाइज वही होर्डिंग वोर्डिंग लगी बोर्ड है लगे हुए ऐसे करके, जो लोग भैया जानते जी का थे, अरे स्वागत है ऐसे भाई। करके। और हमारे इधर स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है जैसे हरियाणा पंजाब या इधर दूसरे स्टेट में ऐसे करके है। यूपी में अभी डेवलप हो रहा है, बट खासतौर से इटावा में पॉलिटिक्स का इन्वायरमेंट है। हाँ, पॉलिटिकली हर चीज आपको क्या चल रहा है देश दुनिया में, एक एक छोटा छोटा बच्चा बता देगा। तो इस तरीके से चीजें हैं। जब उन्हें लगा ये कहाँ से मेडल क्या ले आया है ऐसे करके, तो लोगों को शौक सा लगा, रहे भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो अच्छा लगा जब सब अपने ही जानने वाले और इस तरीके से स्वागत करते हैं। मज़ा आता है, एक फिर से एनर्जी आती है कि नहीं अगले वाले इवेंट में और अच्छा करना है, जो भी इससे बेहतर इसके कलर चेंज करेंगे, सिल्वर से गोल्ड की ट्राई करेंगे। सेलिब्रेशन की बात करें, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले आप, वो मूवमेंट क्या था? अ, हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, तो अदर कंट्रीज़ के एथलीट्स के साथ, तो उनके हेड ऑफ़ द स्टेट को मिलने के लिए बड़ा मुश्किल सा रहता है। ऐसे नहीं कि जनरली जाएँ, मिल जाएँ, ये सब चीज़ें हैं। और उनका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस तरीके से नहीं है। वो अपना प्रोफ़ेशनली खेलते हैं, फिनिश हुआ या चले गए ऐसे करके, थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें। जहाँ हम लोग उनको ये स्टोरी शेयर करते हैं, अरे मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर से मिला, प्रेसिडेंट से मिला, इनसे मिला, उनसे मिला। उनको जलन तो होती है, अरे ऐसे क्या है ये सब चीज़ें, बट मज़ा आता है। और जो लोग, हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में नहीं है, कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कुछ अलग-अलग फ़ील्ड में रखते हैं। तो जब पॉलिटिशियन मिलते हैं एथलीट से या मोटिवेट करते हैं, तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं सोसाइटी में, जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं स्पोर्ट्स में, वो भी फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खेल के आया, क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है। तो अच्छा लगता है। और वो हमेशा, मोदी जी हमेशा मोटिवेट करते हैं। अच्छा। इंटरेक्शन कैसा था जब आप उनसे मिले तो? ये तीसरी चौथी बार शायद मुलाकात थी। हम्म। मैं पहले भी मिला हूँ, तो वही चीज़ मैंने उनको वो बातचीत हुई थी कि एक एथलीट्स हर ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड हैं अब टॉप लेवल पे, जो कोई प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट से, इधर-उधर कंपनीज से ऐसे करके। तो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दो तो उनका प्रेशर रहता है कि आपको परफॉर्मेंस देनी है, नहीं तो मैं बजट कम कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, या ये स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। तो परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ऊपर से इनका प्रेशर तो डबल हो जाता है, आती हुई चीज़ें चली जाती है। और जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोले कि तुम बस खेलो, हार-जीत तो लगी रहती है। तो वही फिर ये सब चीज़ें तो हल्की हो जाती है, अरे देख लेंगे इन सबको तो। तो ये यही बात डिस्कस हुई थी मोदी जी से। मुलाकात की बात हो रही है तो एक और मुलाकात मैं पूछना चाहूंगा। इस गेम में जो इन्होंने सबसे पहले नाम कमाया था, नीरज चोपड़ा, उनसे मुलाकात आपकी कैसी रही? मेरी पहली मुलाकात, वैसे फ़ोन-वोन पे ऐसे बातचीत हो जाती थी। वैसे हम लोग 2023 में लास्ट ईयर 1.5-2 महीने साथ में थे। साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग कैंप था, तो वहाँ डेली बातचीत होती रहती थी, ट्रेनिंग थी साथ में। और वही ऐसे क्या चल रहा है, क्या प्लान है, डिस्कशन रहता था। और नीरज ने जो कमाया है वो तो अनबिलीवेबल, लगातार बैक टू बैक मेडल देना बहुत टफ है एथलेटिक्स में। उनके भी हाथ इवन, में फ्रैक्चर था। हाँ, अभी जो लास्ट डायमंड लीग थी तो उसमें फिजिकली इतनी फिट तो नहीं था नीरज, बट आफ्टर दैट 86 80 87 समथिंग का थ्रू था, हम्म। 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, इतना सा, इतने मार्जिन से फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस आया है। लोग तो अरे इतना छोटा
चाचा जी की एक बिलान पतलून छोटी कर दो कचाक वहाँ समझ में आती है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है। अच्छा ओलंपिक में बीच में एक और न्यूज़ में आया था ओलंपिक का, जब विनीश फोगाट आउट हुई थी। हाँ, मैं उस टाइम जर्मनी में था, ट्रेनिंग मेरा कैंप वहीं चल रहा था। तो मॉर्निंग में जब उठा तो सबसे पहले यही न्यूज़ चल रही उसमें, सोशल मीडिया में ये हो गया डिस्क्वालीफाई ऐसे-ऐसे। तो मैंने शायद ये फेक हो सकता है ऐसे कुछ करके। ऑफ़िशियल सोर्सेज़ के थ्रू जब पता चला कि वाक़ई में ऐसा हो गया, तो बड़ा शॉक लगा था यार, एक मेडल देश के लिए आता हुआ चला गया। क्या कमियाँ रहीं, क्या नहीं रहीं, तो वो एथलीट या मैनेजमेंट टीम ज़्यादा समझ सकती है। मैनेजमेंट पे भी सवाल उठे थे कि पीटी उषा को उन्होंने मतलब कहा था कि वो आई थी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, ऐसा भी कुछ था। इन सब चीज़ों में कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट कभी-कभी क्या है, एथलीट को पता रहता है हमारी क्या क्षमताएँ हैं। मैं कितना, अगर वेट रिडक्शन की बात करूँ, रिड्यूस करने की, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं इनमें उन्हें पता रहता है कि मेरा अगर वेट इतना पहुँच गया तो मैं इतना हार्ड वर्क करूँगा, मतलब इतने टाइम पे ऐसी-ऐसी एक्सरसाइज़ करूँगा, इतना डाइट लूँगा, इतना पानी कंज़्यूम करूँगा, मेरा वेट आ जाएगा इस तरीके से। तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रही उसमें, तो वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, और मैनेजमेंट का कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्या आप चीज़ें लोगों हैं। को कोई अच्छा हाँ, ये पेरिस ओलंपिक को लेकर के भी था कि वहाँ पे खिलाड़ियों को सुविधाएँ उस हिसाब से नहीं मिल रही थी। हाँ, अब मेरा तो मेडल आ गया, तो हाँ, मेरे लिए तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिक रहा ये, यादगार ओलंपिक है। बट कुछ कमियाँ रहीं, और जैसे कि थोड़ा-सा पेरिस है, वहाँ का यूरोप का टेम्परेचर वाली बात करें, वातावरण उतना ठंडा रहता है, तो जैसे रूम में एसी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से हाँ, अरेंज की हुई थी, और कुछ फूड का भी था इशू, बट मैं तो काफ़ी टाइम से वहीं रह रहा था और मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी हो चलेगा, बट न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए उसमें, और हेल्दी डाइट होनी चाहिए। टेस्ट तो नमक, मिर्ची कम ज़्यादा तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें, बट कुछ एथलीट ऐसे हैं जिनको बड़ा प्रॉब्लम रहती है टेस्ट वगैरह की, या फिर उन्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। और बाकी ऑर्गेनाइज़िंग की बात करें तो कई जगह काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी, और जैसे एक बार ऐसे बस हम लोगों की निकल गई, जाना ज़रूरी था, तो बोला टाइम पे ही जाएगी, ऐसे-ऐसे नहीं, उनका टाइम स्लॉट रहता है, इस टाइम पे ये बस जाएगी, अगले टाइम पे ये, ऐसे करके। तो इमीडिएटली उन्होंने अरेंज करवाई छोटा-सा व्हीकल, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। कभी ज़रूरत के हिसाब से वो अरेंज कर रहे थे चीज़ें, बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा सेटअप रहता है, तो उस तरीके से देखते हैं। मेडल आपने दाँतों से दबाया था जो हर प्लेयर ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो एक वो है, मतलब बिना इसके तो ये फ़ोटो कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे, ये तो मूवमेंट है। यस। अच्छा पेरिस के बाद आपका अगला गोल क्या है? मेरा नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, वो शायद इंडिया ही होस्ट करा रहा है, अभी वेन्यू कंफर्म नहीं हुई। तो जो चीज़ें इसमें रह गई हैं, कोशिश यही करूँगा कि वो छूटी हुई चीज़ें इसमें पूरी करूँ, और वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट है, वो सारे एथलीट रहेंगे जो अभी पेरिस में थे। इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट? हाँ, अभी बहुत सारी स्कीम हैं, जैसे खेलो इंडिया, टॉप्स की स्कीम है, और भी एनसीओई वगैरह, इस तरीके से कई ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं। तो उसमें पूरा सपोर्ट रहता है, आपको कहाँ ट्रेनिंग करनी, कैसे करनी है, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप उस लेवल के एथलीट हो, सपोर्ट रहता है। अभी काफ़ी, मतलब अगर देखा जाए, कुछ टाइम से गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है, और एथलीट्स ने भी परफॉर्म करना शुरू किया है। अगर मैं एक टेक्निकल बात बताना चाहूँ, मैं देख रहा था कि क्रिकेट की एनालिसिस, उसमें जो कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जी ने की थी, कि एक टाइम था जब इंडिया क्रिकेट का कोई मैच ऑर्गेनाइज कराता था, तो उनके राइट्स और वो, मतलब लाइव टेलीकास्ट करने के लिए पे करता था चैनल्स को, तब वो लाइव को मतलब हुँ, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करते थे। हुँ। फिर धीरे-धीरे चीज़ें बदलती गईं,
और अब अब broadcast ऐसा करा- टाइम आ गया, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बिकते हैं। करोड़ों में बिकते हैं, समझ रहे हो? तो इसमें क्या चीज, क्या डिफरेंस है? और मैं जैसे पुराने एथलीट हैं, कपिल देव जी या गावस्कर जी, इन सबको सुन रहा था कि मैं पहले खुद से पिचेस रोल करता था, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी या इस तरीके से वातावरण नहीं था उस टाइम का, बट अब सब चीजें की हुई है। तो उनके एथलीट्स ने परफॉर्म करना शुरू किया, परफॉर्मेंस दी उस टाइम एथलीट्स ने। एडमिनिस्ट्रेशन ने सही तरीके से उन सब चीज़ों को मैनेज किया, वो दोनों चीज़ें एक साथ चलती चली गई। और पब्लिक को क्या, उन्हें अगर मज़ा आने लगे आज किसी दूसरे गेम में, वहाँ पूरा सपोर्ट लेके पहुँच जाएंगे। मतलब इंडियंस, अपनी जो ऑडियंस है भाई, आप उसमें एथलीट कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो सपोर्ट करते हैं एक हद तक। देखा है मैंने, एज ए एक्सपेक्टेटर है, ऑडियंस के हिसाब से बोले, आप तालियां बजाने जाओ, आपका एथलीट तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको लगता है अरे मज़ा नहीं आया गेम में। उन्हें भले ही रूल रेगुलेशन उतने ना आ रहे हों, समझ रहे, और परफॉर्मेंस दे रहा है एथलीट, सारा इंटरेस्ट वहीं पहुंच जाएगा। अरसन नदीम, पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर की बात करें, कई ऐसे थे जो देख रहे थे उसमें, मैंने कोई वीडियोस वगैरह में देखा कि उन्हें रूल रेगुलेशन नहीं पता थे जेवलिन के। एक 93 92 मीटर का कर दिया, अब कितने अटेम्प्ट हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उस एथलीट ने परफॉर्मेंस दी, सारा इंटरेस्ट उधर चला गया, समझ रहे हो? तो अभी हम अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो हमारे एथलीट भी, ओलंपिक एथलीट हों, पैरालंपिक एथलीट हों, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट भी साथ में काम कर रहा है, तो एक टाइम के बाद पब्लिक अपने आप सपोर्ट करना शुरू लोगों कर का देगी। नजरिया भी बदलता है। बिल्कुल बदलता है। अ, अभी अगर पहले लास्ट सीजन की बात करें 2020 टोक्यो की, तो लोग पैरा को उतना नहीं समझते थे, क्या पैरा, कैसे पैरा। इस बार तो ऑलमोस्ट जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रख रहा है, नहीं भी रख रहा है, थोड़ा सा अवेयर है, तो उसको भी पता है पैरा क्या है और कितने मेडल कैसे क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये थे अजीत जी हमारे साथ, इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अंसाई, और थैंक यू जी न्यूज़ बुलाने के लिए, थैंक यू, बाय।